ऐसा लगता है कि भारतीय एजेंसियां पाकिस्तान के अंदर धुरंधर 3 की स्क्रिप्टिंग पर काम कर रही हैं। क्या आपने आदित्य धर की फिल्म धुरंधर 1 और धुरंधर 2 देख ली? अगर नहीं देखी और देखना चाहते हैं तो जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि शायद बहुत जल्द धुरंधर 3 भी आ जाए। धुरंधर 3 की स्क्रिप्टिंग पर काम शुरू हो गया है। आप सोचेंगे कि आदित्य धर ने या आदित्य धर की प्रोडक्शन टीम ने ऐसा कोई ऐलान तो किया नहीं है कि धुरंधर 3 की स्क्रिप्टिंग पर काम शुरू हो गया। फिर मैं किस आधार पर कह रहा हूं? मैं इस आधार पर कह रहा हूं क्योंकि ऐसा लगता है कि भारतीय एजेंसियां पाकिस्तान में धुरंधर 3 की स्क्रिप्टिंग पर काम कर रही हैं। चौंक गए होंगे आप सुनकर। जी हाँ, ऐसा लग रहा है कि जो भारतीय एजेंसियां हैं, जैसे इस फिल्म में दिखाया गया था, रॉ और बाकी भारतीय एजेंसियों को दिखाया गया था कि वो कैसे पाकिस्तान में ऑपरेट करती हैं, कैसे पाकिस्तान के अंदर भारत के जो गुप्तचर हैं वो जाते हैं और किस तरह से वहां पर जो है तमाम वहां पर जो है किस तरह से काम करते हैं अपना, और किस तरह से वहां अज्ञात व्यक्ति जाता है और अज्ञात व्यक्ति जो है वहां पर कांड करता है। कौन कौन पाकिस्तान के अंदर भारत का जो है जासूस है, ये पाकिस्तानियों को पता ही नहीं चलता, और एक एक करके पाकिस्तान के जितने एसेट हैं वो सब मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान के आतंकवादी मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान के आईएसआई से जुड़े लोग मारे जा रहे हैं। ये सब कुछ जो है दिखाया था ना फिल्म में कि भारतीय जो एजेंसियां हैं वो जा जाकर इस तरह से काम कर रही हैं। ऐसा लगता है कि भारतीय एजेंसियां पाकिस्तान के अंदर धुरंधर 3 की स्क्रिप्टिंग पर काम कर रही हैं। अभी अभी एक बड़ी खबर आई। बड़ी खबर क्या आई? जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान का एक बड़ा आतंकी संगठन है। यह आतंकी संगठन किसका है? यह आतंकी संगठन मसूद अजहर का है। ये कौन मसूद अजहर है? ये वही मसूद अजहर है जिसको विमान अपहरण करके जब अफगानिस्तान में विमान ले जाया गया था, इंडियन एयरलाइंस का विमान जो ले जाया गया था, उसको अपहरण करके अफगानिस्तान में ले जाया गया और जिन आतंकवादियों को रिहा कराया गया था उन आतंकवादियों में ये अजहर महमूद जो है, मसूद अजहर जो है, उसमें शामिल था। ये जो मसूद अजहर है, इसने उसके बाद जैश ए मोहम्मद नाम की एक संस्था बनाई और भारत की जो संसद है, भारत की संसद पर जो आतंकी हमला हुआ था उसके पीछे भी मसूद अजहर और जैश ए मोहम्मद का नाम आया था। और हाल फिलहाल में भी ये जो उड़ी में और पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ, इसमें भी जैश ए मोहम्मद का नाम आया और इसमें भी साथ साथ जो है मसूद अजहर का नाम आया। लेकिन अब खबर क्या आ रही है पाकिस्तान से? पाकिस्तान से खबर ये आ रही है कि बहावलपुर में मसूद अजहर का जो भाई है वो जो है उसका इंतकाल हो गया, वो मारा गया है। अज्ञात कारण है, अज्ञात लोग हैं, कैसे मरा कोई नहीं जानता, लेकिन उसके मरने की रहस्यमय खबर आई है। ये जो जैश ए मोहम्मद का मुखिया है ना मसूद अजहर, इसका जो भाई है उसका नाम है मोहम्मद ताहिर अनवर। तो मोहम्मद ताहिर अनवर की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई है। अचानक से उसका इंतकाल हो गया और उसको लेकर खबर आई जो है, सोमवार शाम को यह खबर आई और इसकी तस्दीक भी कर दी गई है। कई आतंकवादी जो हैं उसके जनाजे के लिए मैसेज कर रहे हैं और वो मैसेज भी जो है वो वायरल हुआ है कि कैसे जो है उसका इंतकाल बहावलपुर में होना है। और इस तरह से कहा कि भैया जैसे जो मसूद अजहर है उसके भाई का इंतकाल हो गया और यहाँ पर आइए, यहाँ पर उसके सुपुर्द खाक करेंगे। इस तरह के मैसेज जो हैं वो सोशल मीडिया पर आ गए। अब पाकिस्तान की तरफ से कुछ नहीं बताया गया, लेकिन भारतीय एजेंसियों ने जो है इसकी पुष्टि करने की खबर आई है कि भारतीय एजेंसियों ने इसकी मौत की पुष्टि कर दी है। अब ये रहस्यमय परिस्थितियों में मारा गया है। अब इसके बारे में ये भी बता दें कि ये भी जो है एक आतंकवादी ही था। आतंकवादी का भाई तो था ही, लेकिन साथ साथ खुद भी एक आतंकवादी था। और ये जैश ए मोहम्मद जो है इसको रीढ़ कहते थे, यानी इसके जो तमाम ऑपरेशंस हैं उन ऑपरेशंस में इसकी बहुत अहम भूमिका थी। उन ऑपरेशंस को करना, रिक्रूट करना, पैसे का लेन देन, इन सब चीजों में इसका बड़ा हाथ था। और जानते हैं इसकी मौत कहां पर हुई है? यह भी बड़ा अपने आप में दिलचस्प और इंटरेस्टिंग वाकया है। इसकी मौत जिस जगह पर हुई है आपको अच्छी तरह से याद होगा, मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था और बताया था कि कैसे जैश ए मोहम्मद जो है वो महिलाओं का विंग बना रहा है कि भाई अब जो है महिलाओं का विंग, महिलाओं को आतंकवादी बनाएंगे और उनको पाकिस्तान के से उनको भारत में भेजेंगे और इस तरह से भारत में आतंकवादी गतिविधियां करेंगे। उस संगठन का नाम जो है जमातुन मोमिनात, उसका नाम रखा गया था। तो जमातुन मोमिनात का जहां पर स्थापना हुई ना, और जहां से उनकी ट्रेनिंग व्रेनिंग की चीजें चल रही थी कि महिलाओं को भर्ती करेंगे, तो जमातुल मोमिनात का जहां पर स्थापना की बात पूरे प्लानिंग हुई थी,
उसी जगह पर जो है ये रहस्यमय परिस्थितियों में मारा गया। अब रहस्य क्या है ये तो हम नहीं जानते, पाकिस्तान की ओर से क्या आएगा, क्या खुलासा किया जाएगा, या पाकिस्तान क्या छुपाएगा, क्या बताएगा, हम नहीं जानते। लेकिन उसकी मौत रहस्यमय परिस्थितियों में हुई है। तो मोहम्मद ताहिर अनवर जो है वो रहस्यमय परिस्थितियों में मारा गया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि शायद जो है एक और धुरंधर की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। लेकिन ये अकेला ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि अब जाहिर सी बात है एक आतंकी मारा गया रहस्यमय परिस्थितियों में, इस पर एक फिल्म थोड़ी बन सकती है। लेकिन ये अकेली कहानी नहीं है, आप सुनेंगे तो सुनकर हैरान रह जाएंगे। कई कई कहानियां हैं जो इस वक्त पाकिस्तान से आ रही हैं और वो धुरंधर फिल्म की याद दिला रही हैं। अब देखिए ना, जनरल बाजवा कौन है? वहां का पूर्व सेनाध्यक्ष, पाकिस्तान का पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल बाजवा जो है वो अपने घर के अंदर बाथरूम में फिसल कर मर गया। बाथरूम में फिसल कर मर गया जनरल बाजवा। पाकिस्तान सेना का जो चीफ था वो अपने घर में बाथरूम में जो है फिसलता है और उसके सर पे चोट लगती है और उसकी जो है मृत्यु हो जाती है। अब क्या इसमें भी कुछ रहस्यमय नहीं लग रहा? मैं नहीं जानता क्या सच है, क्योंकि सच क्या होता है ये जो खुफिया एजेंसियां, इनका सच जो है लोग नहीं जान पाते, और ये अच्छा भी है, लोगों को जानना भी नहीं चाहिए। लेकिन रहस्यमय परिस्थितियों में ही जनरल बाजवा की मौत हुई है। और ये भी आपको बताऊं कि जनरल बाजवा जो है कौन है। ये जनरल बाजवा वही है, जब ये पाकिस्तानी सेना का अध्यक्ष था उस वक्त हमारे विंग कमांडर अभिनंदन का जो फाइटर प्लेन था वो डॉग फाइट करते हुए गिर गया था, और उसके बाद पाकिस्तान की सेना ने विंग कमांडर अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया था। और उसके बाद जब भारत ने चेतावनी दी थी पाकिस्तान को, ये कहा था कि भाई अगर आपने हमारे विंग कमांडर अभिनंदन को सुरक्षित नहीं छोड़ा तो फिर सोच लो आज की रात कैसी होगी। और उसके बाद डरते डरते पाकिस्तान ने विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा कर दिया था। उस वक्त जनरल बाजवा ही पाकिस्तानी सेना का चीफ था। उस वक्त ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा था जब विंग कमांडर अभिनंदन जो है पाकिस्तान के कब्जे में था, पाकिस्तान की हिरासत में था, तो अब ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। लेकिन उसके बाद डर कर इन्होंने जो है विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ दिया। तो ये जो बाजवा है ये वहां का एक बड़ा पावरफुल आदमी था। अचानक इसकी जो मौत हुई है ना, उसकी मौत को लेकर भी बड़ी सारी बातें की जा रही हैं। लेकिन अब सोचिए कि ठीक ऐसी कहानी क्या आपने धुरंधर में नहीं देखी थी? ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तानी सेना के चीफ की, लेकिन बाथरूम में गिरकर सिर में चोट लगने से, वहां भी एक कैरेक्टर जो पंजाब से आया था और जो है पंजाब से आने के बाद जो है वो पाकिस्तान पहुंचता, और पाकिस्तान में बाथरूम में वो जो हमजा था, हमजा के बाथरूम में जो है उसकी गिरने के बाद मौत हो जाती है। पता चलता है उसकी लड़ाई थी हमजा के साथ, जो है कुछ कुछ चल रहा था, और उसके बाद वो गिरता है, उसकी मौत हो जाती है। तो मुझे तो अचानक से जो है वो कहानी जो धुरंधर 2 में जो बाथरूम में जो कहानी हुई थी कि बाथरूम में वो जो खालिस्तानी आतंकी था जैसे मारा गया था ना, तो मुझे तो वही याद आई कि क्या इसी तरह से बाजवा की भी मौत तो नहीं हुई। अब ये सारी अटकलें हैं, कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन फिर कह रहा हूं कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है और कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जिसकी स्क्रिप्टिंग अभी जारी है। तो ये जो मसूद अजहर का भाई और जनरल बाजवा की जो रहस्यमय मौत हुई है ना, ये तो धुरंधर 3 की स्क्रिप्ट का हिस्सा हो ही सकती है। अब एक और कहानी है जो दरअसल ईद के दिन हुई। ईद के दिन मुरीद के, अब मुरीद के सोचिए ये भी आतंकवादियों का अड्डा है, आतंकवादियों का गढ़ है। तो गढ़ में घुसकर क्या हो रहा है ये भी देखिए। ईद के दिन मुरीदके में एलईटी का एक कमांडर जो है वो ईद पढ़कर, ईद की नमाज पढ़ने के बाद जब वो नमाज खत्म हुई, जैसी वो उठा उसके बाद उसको किसी ने ठाए गोलियां मार दी। पहले गोलियां मारी, उसके बाद उस पर चाकुओं से वार किया। ये कौन है? इसका नाम है बिलाल आरिफ सलाफी। ये बिलाल आरिफ सलाफी जो है एलईटी का आतंकवादी बताया जाता है, और इसकी जो है इसकी भी इस तरह से अज्ञात व्यक्ति ने, अभी तक इसका पता नहीं चला है कि इसकी मौत कैसी है, अज्ञात आदमी ने इसका भी काम निपटा दिया। ये एलईटी का कमांडर था और अपने ही घर में, इसके घर में घुस करके और बाकायदा आतंकवादियों के गढ़ में घुस करके ईद के दिन मस्जिद के अंदर इसकी जो है ठाए करके इसका इंतकाल हो गया, और इसको अज्ञात व्यक्ति ने इसको ठिकाने लगा दिया। अब ये भी धुरंधर 3 का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि बड़ी दिलचस्प कहानी है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, इसके मैं बाप जो है इसका, ये जो सलाफी था, इसके बाप का मैं एक बयान सुन रहा था। बाप कह रहा था ये तो खुलेआम दहशतगर्दी हो रही है। अब मुझे लगा तेरा बेटा खुद दहशतगर्द है भाई, तू क्या मतलब अपने बेटे को तूने दहशतगर्द बनाया, और वो कह रहा है कि दहशतगर्दी के कारण मेरे बेटा की मौत हो गई, मेरे बेटे को मार दिया। अरे दहशतगर्दी का अंजाम यही होता है। तेरा बेटा दहशतगर्द था और उसका अंत भी जो इसी तरह से हुआ। तो ये अपने आप में जो है ये सारी जो कहानियां है ना,
ये सब के सब धुरंधर 3 की स्क्रिप्ट का हिस्सा हो सकती हैं और बड़ी मजेदार फिल्म बनेगी। बात मालूम होनी चाहिए कि धुरंधर 1, 2, 3 नहीं बल्कि कितनी धुरंधर बन सकती हैं। भारतीय एजेंसियां या जो भी अज्ञात लोग हैं वो क्या क्या कारनामे कर रहे हैं, कैसे कैसे पाकिस्तान के साथ हो रहा है, उसको लेकर एक लंबी सीरीज चल सकती है। अब देखिए ना, मालूम नहीं इन दिनों एक घटना और जो है बड़ी सुर्खियों में है। और पहले पहले जब मैंने वो कहानी सुनी ना, मुझे लगा कि ये कहानी जो है, मुझे लगा किसी ने हवाई उड़ा रखी है। उसके बाद जब मैं रिसर्च करने बैठा, मैंने तमाम अखबार खंगाले, पाकिस्तान के अखबार खंगाले, भारत के अखबार खंगाले, तो मुझे पता चला ये खबर जो है सही है। अब ये खबर, ये कहानी जो है इतनी इंटरेस्टिंग है कि आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। और आप चौंक जाएंगे नहीं, बल्कि आपको गर्व की भी अनुभूति होगी। क्योंकि मुझे नहीं पता, भारतीय जांच एजेंसियां ऐसा कोई दावा नहीं कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की तमाम एजेंसियां कह रही हैं कि इसके पीछे भारत का ही हाथ है। अब ये कहानी क्या है, अंत तक जरूर सुनिएगा, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है और मुझे लगता है इस कहानी पर ही एक पूरी फिल्म बन सकती है। अब ये कहानी है एक हबीब जहीर नाम के व्यक्ति की। ये हबीब जहीर कौन है? ये हबीब जहीर पाकिस्तानी सेना में काम करता था, लेकिन पाकिस्तानी सेना में काम करता था सिर्फ इतनी ही कहानी नहीं है, इसका संबंध भारत से भी है। भारत से क्या संबंध है? कुलभूषण जाधव का नाम आपने सुना होगा। जी हाँ, वही कुलभूषण जाधव जो पहले जो है भारतीय नौसेना में थे, बाद में रिटायर होकर जो अपना बिजनेस कर रहे थे। ईरान में, बलूचिस्तान में जो है वहां पर इनका बिजनेस चल रहा था और वहां पर जो है ईरान के जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर घुसकर पाकिस्तान के कुछ आतंकी संगठन और आईएसआई या वहां की जो सेना उन्होंने एक ऑपरेशन करके कुलभूषण जाधव को उठा लिया वहां से और उसके बाद पाकिस्तान लाकर कहा कि दरअसल ये जो है ये भारत का रॉ का एजेंट है और हमने रॉ के एजेंट को पकड़ लिया। कुलभूषण जाधव को फांसी की भी सजा पाकिस्तान की अदालतों ने सुना दी। वो भारत सरकार जो है इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले गई है, जहां पर भारत को जीत मिली और फिलहाल जो है फांसी तो नहीं दे पाया पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को, लेकिन कुलभूषण जाधव अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में है और वहां से कोई बहुत ज्यादा खबरें आती नहीं। ईश्वर उनको जो है सलामत रखे, ईश्वर उनको जल्द वापसी करे, यही हम प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन कुलभूषण जाधव के साथ इस हबीब जहीर का नाम क्यों मैं जोड़ रहा हूं वो सुनिएगा, वो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। दरअसल ये जो हबीब जहीर है, इसका बताता है कि इसका भी हाथ था कुलभूषण जाधव को जो अगवा करने में, कुलभूषण जाधव को किडनैप करने में हबीब जहीर का भी हाथ था। और हबीब जहीर के साथ साथ एक और नाम भी था जो कुलभूषण जाधव को अगवा करने में शामिल था। अब ये जो दूसरा आदमी है इसका नाम है कैप्टन कदीर बलूच, ये भी पाकिस्तानी सेना में काम करता था। अब ये कैप्टन कदीर बलूच और दूसरा हबीब जहीर, ये दोनों कुलभूषण जाधव के अपहरण में शामिल थे। अब ये जो कैप्टन कदीर बलूच है, इसकी मार्च 2016 में, जी हाँ, मार्च 2016 में इसकी जो है एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। अब ये रहस्यमय मौत है या नहीं है ये आप तय कीजिए, लेकिन कुलभूषण जाधव के अपहरण में शामिल कैप्टन कदीर बलूच की मार्च 2016 में सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। अब दूसरा व्यक्ति हबीब जहीर, अब हबीब जहीर की कहानी जो है वो तो बिल्कुल ही फिल्मी कहानी है और उस पर तो धुरंधर बननी चाहिए। अब ये हबीब जहीर जो है, इसके साथ क्या हुआ, दरअसल ये पाकिस्तानी सेना से रिटायर हुआ। रिटायर होने के बाद इसने जो है, इसका बड़ा इच्छा थी कि ये यूएन की किसी एजेंसी में काम करे। तो इस पट्टे ने क्या किया, इसने जो है अपना जो लिंक्डइन प्रोफाइल है उसमें अपना पूरा प्रोफाइल डाला और प्रोफाइल डाल करके लिखा कि दरअसल ये जो है ये मैं चाहता हूं कि भाई मैं यूएन के साथ काम करने की मेरी इच्छा है। लिंक्डइन पर इसने डाला। अब लिंक्डइन पर इसने डाला तो एक दिन इसके पास इंग्लैंड से, ब्रिटेन से एक फोन आता है। ब्रिटेन के एक नंबर से फोन आता है और ब्रिटेन के नंबर से फोन आने के बाद कहते हैं कि भाई आप यूएन में काम करना चाहते हैं, यूएन की एजेंसी के साथ। इसने कहा, तो इनको कहा कि ठीक है भाई, आपको एक इंटरव्यू देने के लिए आना है, आप ऐसे ऐसे नेपाल आइए, वहां पर आपका इंटरव्यू होगा। अब ये पट्टा खुश, इस पट्टे को ये जो कुलभूषण जाधव के अपहरण में जो शामिल था, ये जो जहीर नाम का व्यक्ति है, इस हबीब जहीर, इसको बाकायदा इसको बिजनेस क्लास की टिकट आती है। इसको बिजनेस क्लास की टिकट आती है ओमान, और ये टिकट क्या, ये वहां से पाकिस्तान से ओमान और ओमान से फिर नेपाल की इसको टिकट आती है। अब ये इसको टिकट आती है, सारे इसको होटल के इंतजाम की सब चीजें आ जाती हैं।
अब ये खुश कि मैं यूएन की एजेंसी में जाके काम करूंगा। अब ये टिकट विकट लेकर जो है वो फ्लाई करके पहुंच जाता है। जब ये ओमान में रहता है तो ओमान में इसको, वहां पर ओमान पहुंचता है तो वहां इसको एक नेपाल का नंबर भी दे दिया जाता है कि भाई ये नेपाल का नंबर है, फोन आप इससे बात करिए, बात कर सकते हैं। अब उसके बाद ये पट्टा जो है नेपाल पहुंचता है। नेपाल के बाद जो है नेपाल में काठमांडू पहुंचता है। काठमांडू से अपनी पत्नी को फोन करता है और उसके बाद वहां से लुम्बिनी जाता है। लुम्बिनी जो है नेपाल का एक हिस्सा है, तो लुम्बिनी वहां से फ्लाई करके जाते हैं क्योंकि उसको लुम्बिनी में बुलाया गया था। अब लुम्बिनी आने के बाद ये व्यक्ति गायब है। लुम्बिनी आने के बाद ये व्यक्ति गायब, और ये कहानी आज की नहीं है, ये कहानी 2016 में इसकी जो है जो कदीर बलूच है उसकी रोड एक्सीडेंट में मौत होती है। और ये जो है 2017 की कहानी है। 2017 में ये जो है अचानक से ये व्यक्ति जो है ज़हीर जो नाम का व्यक्ति है, सेना में जो काम करता था, ये वहाँ से फ्लाई करता है, पाकिस्तान से फ्लाई करता है, ओमान आता है, ओमान से फिर उसके बाद ये काठमांडू आता है, काठमांडू से लुम्बिनी आता है और लुम्बिनी से डिसअपियर हो जाता है। आखिरी बार इसने अपनी पत्नी को मैसेज भेजा कि मैं जो है यहाँ ठीक ठाक पहुँच गया हूँ, नेपाल में हूँ, लेकिन उसके बाद इसका कुछ पता नहीं है। उसके बाद से लेकर इसका कुछ पता नहीं। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि जो पाकिस्तानी एजेंसियां कह रही हैं कि भाई लुम्बिनी जो है उसकी सीमा भारत से 5 से 6 किलोमीटर दूर है। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि जब जिस नंबर से इसको फोन आया था, जिस ईमेल से इसके पास मेल आया था, पाकिस्तानी जांच एजेंसियों का कहना है, उनकी कहानी है कि जो नंबर था वो तो उसके बाद जो है वो इंटरनेट के अननोन नंबर था। इंटरनेट से वो जो है एक टेम्परेरी नंबर जनरेट किया गया था, वहां से फोन आया था। और पाकिस्तानी एजेंसियां ये कहती हैं कि वो जो जहां से मेल आया था और वो जो पूरी वेबसाइट वगैरह जहां से बताया गया, उसके लिंक्स भारत में मिलते हैं। अब मैं नहीं कह रहा हूं कुछ भी, मैं आपको पाकिस्तान की जो एजेंसियां हैं उनकी जो जांच पड़ताल है उसके आधार पर बता रहा हूं। तो पाकिस्तान की जांच एजेंसियां कहती हैं कि ये हमारा बंदा जो है ज़हीर है, इसको हिंदुस्तान की एजेंसियों ने नेपाल से उठा के हिंदुस्तान ले गई है। अब कितना सच है मैं नहीं जानता, लेकिन ये कहानी अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग है कि कुलभूषण जाधव के अपहरण में 2 लोग शामिल होते हैं। एक रोड एक्सीडेंट में मारा जाता है, एक को जो है कॉल आती है इंग्लैंड से, एक फेक कॉल होती है और उसके पास टिकट आती है, वो फ्लाई करके नेपाल पहुंचता है। नेपाल में इंडिया बॉर्डर के पास वो लापता हो जाता है, आज तक उसका कोई पता नहीं है। अब ये काम अगर धुरंधर का है तो ऐसे धुरंधर को सलाम करना चाहिए। बहुत बढ़िया कहानियां हैं और इस तरह की और भी कहानियां, आप क्योंकि धुरंधर आई है तो ये जो कहानी है 2017 की कहानी है। मैं इसको पूरी रिसर्च कर रहा था, मुझे लगा ये हाल की कहानी, और शुरू में मुझे, जैसा मैंने बताया, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था। लेकिन उसके बाद जब मैंने रिसर्च करनी शुरू करी तो पता चला ये हबीब ज़हीर की कहानी जो है वो 2017 की है, 2019 तक, उसके बाद 2025 तक भी इससे जुड़ी खबरें मिलती हैं। 2025 में भी आया कि ये मारा गया है क्या, मर गया है क्या। पाकिस्तान एजेंसियों ने कहा नहीं ये मरा नहीं है। अब पाकिस्तान की एजेंसियां कह रही हैं, वो कह रही हैं जिंदा है। अब जिंदा है, कहाँ है, किस हाल में है, हम नहीं जानते, लेकिन ये गायब है। और ये अपने आप में धुरंधर की एक और बहुत जबरदस्त स्क्रिप्ट बनती है। अब अगली तीसरी धुरंधर में क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने कहा कि स्क्रिप्टिंग पर काम लगातार चल रहा है, आज से नहीं। और अगर सब भारत की जांच एजेंसियों की कहानियां निकालेंगे, भारत की जो एजेंसियों की कहानियां निकालेंगे, तो मुझे लगता है एक नहीं दर्जनों धुरंधर बन सकती हैं। और ऐसे धुरंधरों को हमको सलाम करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।